हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर कि नोटिफिकेशन अभी तक आया क्यों नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन रेडी था, विज्ञप्ति तैयार थी, चुनाव आयोग से सहमति के लिए फाइल भी भेजी जा चुकी थी। लेकिन अभी आचार संहिता हटे हुए भी लगभग 15-16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विज्ञप्ति आपकी जारी नहीं हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है? दो जनों का है दोस्तों। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आप इनमें से दोनों में से किसी के भी भगत हैं तो ये वीडियो आप ना देखें, क्योंकि मैं तटस्थ होकर काम ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पूरे फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। एक तरफ है उपेंद्र यादव, दूसरी तरफ है असलम चौकदार, जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अहम की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और साथ में बेरोजगारों को भी लड़वा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है जो होगा वो कोर्ट करेगा। उपेंद्र के कहने से कोई रुकने वाला नहीं है कि उपेंद्र ये कह देगा कि आपके छोटे भाई बहन हैं, बीएसटीसी को मतलब हक है लेवल फर्स्ट बीएड वाले शामिल नहीं हो, तो उनके कहने से रुकने वाले नहीं है। हो सकता है उपेन के कहने से 100 मान जाएं, लाख मान जाएं, 2 लाख मान जाएं, 3 लाख मान जाएं, लेकिन दोस्तों 9 लाख बैठेंगे बीएड में, तो 9 लाख तो नहीं मानने वाले, आप सबको पता है। तो कोर्ट में तो लास्ट में जाएगी ही जाएगी। विज्ञप्ति में क्या मतलब विसंगतियां मेरी समझ से परे है, आपकी समझ से भी परे होंगी ये चीज़ें, कि क्या विसंगतियां हैं। लास्ट में जो होगा वो कोर्ट करेगा दोस्तों। जो विसंगतियां हैं वो कोर्ट ही दूर कर सकता है, आप सबको पता है। लेकिन जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी कोर्ट से भी फ्री होगी, वरना कोर्ट में लटकती रहेगी। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगी तो गवर्नमेंट के सामने ये बहाना हो जाएगा कि 25 अप्रैल को हम तो एग्ज़ाम करवा रहे थे। और कई दिनों से यही हो रहा है, पहले 2 अगस्त थी, फिर 2 सितंबर थी, उसके बाद फरवरी थी और अब 25 अप्रैल है। और दोस्तों ये विज्ञप्ति अगर 15-20 दिन ऐसे ही लटकी रही, उसके बाद आएगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट तय करेगा, कोर्ट को टाइम लगेगा, फिर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगी दोस्तों। मैं सीधी सीधी साफ साफ कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को ये कहने का बहाना मिल जाएगा। और गवर्नमेंट के जो तथाकथित नेता हैं उपेंद्र यादव, उनको भी ये बहाना मिल जाएगा कि मैं तो प्रयास ही कर रहा था, आप लोग कोर्ट में ले गए। और माननीय गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने कोर्ट से ये फ्री करवाई। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि कहने से कोई रुकने वाला नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, कोई नहीं रुकेगा किसी के कहने से। लास्ट में जो होगा वो कोर्ट करेगा। और पूरे फैक्ट जो उपेन कह रहा था और जो असलम कह रहा था, आप किसी की बात ना माने, मेरी भी बात मत मानना। मैं आपको पूरा तथ्यात्मक विवरण दे रहा हूँ, आप अपना निष्कर्ष है वो खुद निकालें, दोनों की चीज़ें। लेकिन ये बात तो है, दोनों के चक्कर में आपका टाइम जा रहा है, आपकी विज्ञप्ति आने में लेट हो रही है दोनों के चक्कर में। वरना विज्ञप्ति आ जाती तो आपको कम से कम सिलेबस का पता लग जाता। सिलेबस का पता होने से किस प्रकार 15 मतलब 30 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान जोड़ा जा रहा है, कौन सा टॉपिक जोड़ा जा रहा है, आप पढ़ सकते थे, आप अपनी तैयारी कर सकते थे। लेकिन दोनों के चक्कर में बेरोजगार पिस रहा है, ना उसको सिलेबस का पता है, ना उसको ये पता है कि क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक जोड़ा जा रहा है, सामान्य ज्ञान में कुछ कम होगा या वही सिलेबस है, कुछ भी पता नहीं है। इन दोनों के चक्कर में बेरोजगार का सत्यानाश हो रहा है दोस्तों, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी हम बात करेंगे कि 14% सीटों को बढ़ाने के लेकर क्या अभी जो सूचना मिली है। तो दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, रीट 2020 लेवल प्रथम बीएसटीसी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी चिंता मुक्त होकर अपनी तैयारी जारी रखें, आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, यह आपसे मेरा वादा है। आपको आपका पूरा अधिकार मिलेगा। रीट लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वालों के लिए और रीट लेवल सेकंड बीएड डिग्रीधारी के लिए। तो दोस्तों ये तो था उपेंद्र यादव का ट्वीट। अब इसके बाद करते हैं, ये देखिए एक दूसरा और ट्वीट किया गया था कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 5000 पदों में से 700 पद ऐसे हैं जो कि 14% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस व एमबीसी को दे दिए। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, आपसे निवेदन है कि 700 पद अलग से सर्जित करके बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करें, जिससे धरने पर बैठे युवाओं को न्याय मिल सके। अब दोस्तों इसकी भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। ये ट्वीट उन्होंने आज किया है, जबकि ये भर्ती दोस्तों आप सबको पता है लगभग 3 साल हो जाएंगे इसको। 3 साल हो जाएंगे अप्रैल के अंदर, अप्रैल के अंदर इस भर्ती को 3 साल हो जाएंगे। और जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला है वो भी 12 महीने पहले का है। तो 12 महीने से उपेंद्र यादव कहाँ सो रहा था? ये तो मंत्री भी नहीं है, आप सबको पता है मंत्री भी नहीं है। और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई करने की कोशिश की थी कि 14% पद हैं वो लेप्स कर दिए गवर्नमेंट ने, इसके खिलाफ कुछ बोलो। लेकिन बोल कब रहा है? कब बोल रहा है? आप सबको पता है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कब बोल रहा है? जब अभ्यर्थी खुद अपनी लड़ाई वो लड़ने लग गए हैं, संघर्ष करने लग गए हैं, जयपुर में बैठे हैं। आप सबको पता होगा अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो कई दिनों से अभ्यर्थी वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी 14% सीटें वापस दो। और साफ साफ आदेश था कार्मिक विभाग का कि आपको 14% पद वो जोड़ने होंगे, उसके बाद ही आपको आरक्षण देना है। लेकिन दोस्तों अब तक कुछ नहीं बोला। और अब जैसे अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन है, अपना संघर्ष खुद करने लगे, तो अपना क्रेडिट लेने के लिए बीच में चला गया और मैंने पद जुड़वाए। लास्ट में ट्वीट देख लेना आप कि मैंने गवर्नमेंट से कह के आपके 14% पद वो जुड़वाए हैं और वो गवर्नमेंट ने जोड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, क्रेडिट लो, लेकिन काम तो मिले।
अगर आपके कहने से गवर्नमेंट इतने ही काम करती है तो फिर 31,000 की जगह 51,000 की भर्ती है वो करवा दो। बीएड वालों को भी कोई घाटा नहीं होगा और बीएसटीसी वालों को भी कोई घाटा नहीं होगा। अरे 31 की जगह 51,000 पद करवा दो, आपकी गवर्नमेंट है वो इतनी ही बात मानती है। इसी बात करते हैं दोस्तों, बातें वो बढ़ जाएंगी। रिट 2018 की बात और कर लेता हूँ मैं साथ में। रिट 2018 में मतलब 15 शायद दिसंबर को हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद में आपकी जो वेटिंग है वो जारी हो गई। उसमें भी क्रेडिट मैंने कहा था, मैं ये वेटिंग लिस्ट है वो जारी करवा रहा हूँ। ओपिन ये कह रहा है, असलम भी कह रहा है कि ये वेटिंग लिस्ट है वो मैंने जारी करवाई। अरे आपने क्या किया है? गवर्नमेंट ने किया है भाई। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, हाईकोर्ट ने किया। आप सबको पता है कि 15 दिसंबर को हाईकोर्ट का जस्टिस आया था कि आपको ये वेटिंग जारी करनी है, उसके अनुसार वेटिंग है वो जारी हो रही है। इसमें दोनों की कोई क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है। जो कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है और जो हो रहा है वो हाईकोर्ट के नियम से हो रहा है। किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, और किसी को देने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये उपेन्द्र यादव की वजह से हो रहा है या फिर इसकी वजह से हो रहा है। मतलब सेकंड ग्रेड 2018 की बात और कर लेता हूँ मैं साथ में। सेकंड ग्रेड 2018 जिसकी ज्वाइनिंग 2.5 साल बाद में हुई, 2.5 साल बाद में ज्वाइनिंग हुई है। विज्ञप्ति के 2.5 साल बाद में ज्वाइनिंग होती है सेकंड ग्रेड 2018 की। उसमें भी गवर्नमेंट का मतलब हार्दिक आभार। अरे किस बात का आभार, किस बात का आभार भाई? मेरे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, 2.5 साल बाद में आप ज्वाइनिंग देते हो, उसमें भी आभार प्रकट करना। आप आभार तो तब प्रकट होते हैं जब 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाए। अच्छा भाई, 6 महीने में अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो वास्तव में धन्यवाद बनता है कि 6 महीने में काम पूरा करवा दिया। लेकिन 2.5 साल 3-3 साल से ज्वाइनिंग नहीं होती है, उसमें भी आभार प्रकट करना, ये तो मेरी समझ से परे है। आपकी समझ में कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार वो दे सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड की बात है, लगभग लगभग 3 साल हो गए हैं और ज्वाइनिंग दोस्तों होगी तब तक 3 तो बीत जाएंगे। 3 साल के बाद ज्वाइनिंग होगी, उसमें भी धन्यवाद प्रकट करेंगे गहलोत जी का। किस बात का धन्यवाद भाई साहब? गवर्नमेंट है वो तो अब 3 साल के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं देगी तो कब देगी? 60 साल के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, सबसे मतलब ज्वाइनिंग से पहले रिटायरमेंट दे देगी। मेरी समझ से बिल्कुल ये निर्णय परे है। गवर्नमेंट की जितनी आलोचना होनी चाहिए उतनी करें, तभी गवर्नमेंट है वो सही कदम पे चलेगी। यही मेरा मानना है और यही आपका भी मानना होगा। अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों आपका भी यही मानना होगा कि 3-3 साल में ज्वाइनिंग दे रही है, उसमें भी आप धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। 2-3 साल के बाद जो मतलब वेटिंग लिस्ट आ रही है उसमें भी आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है कि क्या हो रहा है और क्या होने दे रहे हैं ये, और अपने आप को नेता मानते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों, वो जो जस्टिस की बात कर रहे थे असलम चौकदार या फिर उपेन्द्र यादव, उसका ही मैंने तभी मेरे को वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा लेट हो गई। ये दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है जो ऑर्डर लिखा था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएसटीसी वालों को मतलब बीएसटीसी वालों के साथ बीएड वालों को शामिल किया जाए लेवल फेस्ट में, ना मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बाहर किया जाए। लेकिन दोस्तों आप खुद पढ़ सकते हैं इसके अंदर, In the circumstances, we approve the conclusion drawn by an High Court with regard to this issue and hold that the B.Ed candidate were rightly allowed to participate in the instant selection process। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि B.Ed कैंडिडेट को भी इंस्टेंट मतलब एकदम से साथ में ही इंक्लूड करना पड़ेगा। बीएसटीसी के साथ ही बीएड को भी शामिल करते हुए शुरू से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है वो तैयार करनी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये तो है सुप्रीम कोर्ट का, आप स्क्रीनशॉट लेके आपको पूरा खुद देख सकते हैं दोस्तों। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, उपेन्द्र यादव की ज़रूरत नहीं है, असलम की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके, आपको केस नंबर बता दिए हैं, 3707 था 2020 का सिविल नंबर है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ऑर्डर आपको दिख जाएगा। 80 के पृष्ठ पर ये 46 का पैराग्राफ आप खुद चेक कर सकते हैं। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये मतलब मैं कोई ये निर्णय देने वाला नहीं हूँ, उपेन भी निर्णय देने वाला नहीं है, असलम भी देने वाला नहीं है। जो होगा वो कोर्ट करेगा। अगर विज्ञप्ति में शामिल होकर नहीं आते हैं तो बीएड वाले चले जाएंगे, और अगर विज्ञप्ति में शामिल करते हैं तो एसटीसी वाले भी जाएंगे। मैं दोनों की तरफ बोल रहा हूँ, मतलब दोनों जाएंगे। जो होगा वो कोर्ट करेगा। अगर हाई कोर्ट के नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन जाएंगे तो दोस्तों, क्योंकि क्यों नहीं जाएंगे दोस्तों, सबको पता है। एक तरफ है, पूरी ही वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एक तरफ है 16,000 सीटें, एक तरफ है 16,000 सीटें, थोड़ा तथ्यात्मक रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों मैं बात करता हूँ लेवल सेकंड में, सामाजिक विज्ञान की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ उसी सब्जेक्ट में है। सामाजिक विज्ञान की सीटें आएंगी 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 सीटें आएंगी। अभ्यर्थी होंगे 6 से 7 लाख, सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थी होंगे 6 से 7 लाख। जब फॉर्म भरे जाएँ तब देख लेना, लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म सामाजिक अध्ययन में भरे जाएंगे। तो इस तरफ है इतने। दूसरी तरफ दोस्तों सबको लगता है, एक तरफ है 3,000 6 से 7 लाख फार्म, और एक तरफ दिख रहे हैं 16,000 और मात्र 2 या 2.5 लाख।
तो सबको पता है कि यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा कंपटीशन कम होगा और थोड़े कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं बीएसटीसी वालों के नज़रिए से, तो उनको मौका ये कि भर्ती में मिल रहा है, मतलब रेट 2018 में उनका नंबर नहीं आया तो उनके हिसाब से ये पहला चांस है। रेट 2020 में अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर रेट 2023 में होगी या 24 में होगी, किसी को नहीं पता अगली वैकेंसी कब आएगी, तो उनको तो एग्ज़ाम वही मिलेगी। लेकिन जो लेवल सेकंड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, उनके सामने हो सकता है कि अगले साल फर्स्ट ग्रेड भी दिख जाए और सेकंड ग्रेड भी दिख जाए, तो उनका उसमें भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों गलती ना बीएड वालों की है ना एसटीसी वालों की है, गलती किसकी है? एनसीटीई की। अगर उनको ये लिखना ही ना पड़े, उनको ये लिखना ही ना पड़ता कि बीएड वाले शामिल हो सकते हैं, तो दोस्तों ये नौबत नहीं आती और जो आज हल्ला प्रदर्शन हो रहा है वो नहीं होता अगर उनको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उपेंद्र यादव ये बोल रहा था कि एनसीईटी को तो रिक्वेस्ट की गई थी कि मतलब हमारे यहाँ स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं एसटीसी वाले, तो बीएड वाले भी शामिल कर लिए जाएं। लेकिन दोस्तों राजस्थान क्या पूरे भारत में ऐसा कोई भी राज्य है जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम हो और वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा हो? ऐसा राज्य मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में कोई हो तो आप ज़रूर बताएं दोस्तों। दूसरी तरफ केवीएस का भी बहुत हल्ला प्रदर्शन हो रहा है। केवीएस में दोस्तों कैसे नहीं है संख्या, मतलब 2 या 3 साल से वैकेंसी आती है और पीआरटी में मात्र 2000-3000 पोस्टें आती हैं। मैं पूरा विवरण आपको दे रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। पीआरटी में मात्र 2 से 3000 वैकेंसी आती हैं और केवीएस का यही है, 2 साल में एक वैकेंसी निकालता है केवीएस 2 साल में एक वैकेंसी निकालता है और पीआरटी की पोस्टें 3000 के आसपास आती हैं। तो क्या इतनों की सीटेट के लिए नहीं होती? पूरे भारत में 3000 बच्चे ही नहीं होते दोस्तों, आप सबको पता है लगभग 27 लाख जो 31 जनवरी को एग्ज़ाम हो रही है उसमें 30 लाख के लगभग बच्चे बैठेंगे सीटेट में, तो 30 लाख में क्या 2000 बच्चे की सीटेट क्लियर नहीं होगी? आप कैसे सोच सकते हो कि बच्चों की कमी की वजह से एनसीटी ने ये गाइडलाइन में तय किया कि बच्चे नहीं होंगे तो बीएसटीसी में वाले अगर बच्चे कम होंगे तो बीएड वाले शामिल कर लिए जाएंगे? ये सिर्फ तथाकथित बातें हैं, इस बातों में कुछ नहीं रखा है। जो सीरियस अभ्यर्थी है वो सिर्फ तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी में ध्यान लगा रहा है, और जो इन विरोध प्रदर्शनों में बच्चे गए हुए हैं उनको क्या मिलेगा लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, गालियाँ निकालेंगे। अगर शामिल नहीं होंगे बीएड वाले तो असलम को गाली निकालेंगे और अगर शामिल हो गए तो एसटीसी वाले उपेंद्र यादव को गाली निकालेंगे। दोस्तों जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टाइम हुआ वो ही स्थिति दोबारा बन रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आप सबको पता है कि कुछ स्टूडेंट असलम के चक्कर में आके, या मैं कहूँ कि उनकी तैयारी नहीं थी, कुछ भी मान लो आप, वो विरोध प्रदर्शन में जयपुर में 15 दिन पड़े रहे, लास्ट में एग्ज़ाम आगे नहीं हुई और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सब समझदार हैं, सब की उम्र वो 20 से प्लस जा चुकी है, तो आप अपना निर्णय खुद करें, ना उपेन के चक्कर में पड़े ना असलम के चक्कर में पड़े। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, किसी के पक्ष में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो सीरियस विद्यार्थी है वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन उसी का होगा। अगर शामिल होंगे तो भी वो सिलेक्शन लेकर जाएगा, अगर शामिल नहीं हुए तो भी वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं उनका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं हुआ था, वो अभी रो रहे हैं कि यार मैं उस टाइम अगर अपना समय व्यर्थ नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता और आज मैं बेरोजगार नहीं रहता, या फिर मैं फर्स्ट ग्रेड का अध्यापक वो बन जाता, लेक्चरर बन जाता, गजेटेड ऑफिसर बन जाता। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश नहीं आती आपको तो आप हिंदी वाला जजमेंट, जो पटना वाला भी बार बार दोनों जने बोल रहे थे, तो मैंने इसका भी, मेरे को जजमेंट तो नहीं मिला, लेकिन ये कोई न्यूज़ है अखबार की, आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की है, 4 नवंबर 2020 की। आप खुद दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि प्राइमरी शिक्षकों की बहाली में केवल डीएलएड की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देना उचित नहीं होगा। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि डीएलएड की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देना उचित नहीं होगा, इसलिए मेरिट लिस्ट में डीएलएड एवं बीएड की सूची साथ साथ बनाई जाए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का यह भी फैसला गलत होगा कि शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्रीधारियों की कमी रहने के बाद ही बीएड डिग्रीधारियों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों वो बात भी मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है, जो उपेंद्र यादव ने एक वीडियो में कही थी कि हम ये चीज़ जुड़वा देंगे, अगर आप शामिल भी करना चाहते हैं तो प्राथमिकता डीएलएड वालों को या फिर एसटीसी वालों को दी जाए। दोस्तों ये भी अगर बात उन्होंने शामिल की उसके बाद विज्ञप्ति आती है तो ये भी बीएसटीसी वालों के साथ धोखा होगा, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ है वो बिहार बोर्ड ने भी की थी कि प्राथमिकता हम डीएलएड वालों को दे देंगे, अगर सीटें खाली दी तो हम बीएड वालों को ले लेंगे। तो इसमें भी हाईकोर्ट ने यही आदेश दिया है कि ये अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है, समानता का अधिकार है, सबको समान मानते हुए मेरिट बनाने का निर्णय वो कोर्ट ने दिया है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार, और इसके आगे भी है, पूरा मैंने किया है। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरिराम कुमार एवं अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक बहाली से संबंधित नियम जब एनसीटी बनाती है और एनसीटी ने कहीं भी अपनी अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों,
बार बार लड़ाई यही आती है कि प्राथमिकता शब्द एनसीटी ने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसका जिक्र भी किया है कोर्ट ने। ये देखिए आप क्या लिखा है कोर्ट ने कि एनसीटी ने कहीं भी अपनी अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया, तो बिहार सरकार के पत्रांक 1677 दिनांक 17/12/2019 में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कैसे सोच ली। मतलब कोर्ट ने ये पूछा है कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें यही लिखा हुआ है कि बीएड वालों पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसका गलत मतलब भी निकाल रहे हैं कई कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो विचार किया जाएगा, यही चीज़ लिखी हुई है, जबकि यहाँ पे अनिवार्यता शब्द है वो नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एनसीटी की गाइडलाइन में ये भी बात नहीं लिखी हुई है कि बीएसटीसी वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ये वर्ड काम में नहीं लिया गया है। वहाँ पे सिर्फ साफ शब्दों में ये बात ही लिखी हुई है कि विचार किया जाएगा। तो दोस्तों यही कोर्ट ने भी कहा कि कहीं पर भी प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया, तो बिहार की सरकार ने अपने पत्रांक में ये बात कैसे लिख दी कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कैसे सोच ली। और कोर्ट ने यह भी कहा जब बहाली की प्रक्रिया चल रही थी तो बीच में ही नियम कैसे बदल दिए गए। इसके अलावा भी देखना दोस्तों, जाने क्या था मामला। मालूम हो कि हाल में केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों की बहाली में बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों को एनसीटी ने एक समान मौका दिया था, जिसमें प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया गया और न ही नियम को बदलने की सूचना दी गई थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के नियोजन के लिए केवल 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई थी, जबकि विज्ञापन में इस बात की चर्चा नहीं की गई। न्यायालय ने ये दोस्तों और तो आपके काम की नहीं है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। हाँ, न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपनी नीति में सुधार लाते हुए 7 सितंबर तक जवाब देने के लिए भी कहा है, जिसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 2 वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों को बीएड पास अभ्यर्थियों की तरह एक समान मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे अलग चीज़ यहाँ पे यही है कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। अब आपका दिमाग जैसे काम करे वैसे आप सोच लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही माने। मैंने आपको दोनों चीज़ें जो उपेन ने भी अपने भाषण में ये कही थी और असलम ने भी कही थी, तभी मैंने खुद चेक किया कि क्या है, क्योंकि एक तरफ ये बोल रहा है उपेन, ये बोल रहा है कि हो ही नहीं सकते, असलम कह रहा है कि आप हटा ही नहीं सकते। तब मैंने चेक किया और आपके सामने स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिए कि क्या वो जजमेंट था, क्या पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था। और अब अपना निष्कर्ष है वो आप खुद निकालें। निष्कर्ष निकालने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर बीएड वाले शामिल हो गए तो ये नहीं है कि बीएड वाले सभी लग जाएंगे, और एसटीसी वाले सिर्फ एसटीसी में रहे तो भी दोस्तों ये नहीं है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं वो 26,000 में भी रहे हैं। दोस्तों बात थोड़ी खारी है लेकिन ये बिल्कुल सच है, कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 26,000 में भी नहीं हुआ था। अब उनकी तैयारी कम थी या उनका टाइम कम था या फिर उनका भाग्य साथ नहीं दिया, ये तो वो जाने, लेकिन कुछ का सिलेक्शन 26,000 में नहीं हुआ था। तो अब तो 16,000 ही हैं। ये बात पे आप ध्यान में रखें और इस बात को बिल्कुल ना सोचें दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप रत्ती भर भी विश्वास करते हैं तो इस बात को बिल्कुल ना सोचें शामिल होंगे या नहीं होंगे। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है और आप अपना निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं कि क्या पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था और क्या सुप्रीम कोर्ट का था और क्या राजस्थान में हो सकता है। ना उपेन की सोच सुने आप, ना असलम की सुने, और अपना पढ़ाई है वो निरंतर बनाए रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो और बाद में आप गाली ना निकालें। जैसे अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले निकाल रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो असलम का दिखिए उसमें गालियाँ जरूर निकालते हैं। जिसने उसके चक्कर में आके पढ़ाई नहीं की थी वो उनको गालियाँ निकाल रहा है, लेकिन गालियाँ देने से उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। और असलम का कुछ बिगड़ा नहीं दोस्तों, वो वैसा का वैसा ही है, और जो अभ्यर्थी उसके चक्कर में आके पढ़े नहीं उसका अब मतलब अगली भर्ती का इंतजार वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की है और ये निष्कर्ष मैंने नहीं बताया कि क्या हो सकता है, ये आप खुद जाने। आपको पूरी चीज़ दिखा दी है, आप वीडियो यूज करके स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।